हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुस ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। उम्मीद करूंगा आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। और बच्चों, आपने अपनी कमर कस ली होगी क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास में आने वाला है। तो चलिए, मैं आपका फिजिक्स टीचर रोहित गर्ग आपका स्वागत करता हूं हमारी इस अमेजिंग सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। और जैसे कि पता है बच्चों, हम आपकी सहायता के लिए, आपकी हेल्प के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जो कि प्योरली IOQGS को टारगेट करने वाला है। एंड दिस क्रैश कोर्स इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम 16 नवंबर। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक है, इसको हम पढ़ाने वाले हैं। और इसके साथ एक इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज भी रहेगी जो कि 27 नवंबर को स्टार्ट होगी। आप एक्सक्लूसिवली इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कुछ ही आने वाले दिनों के अंदर हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो तब तक के आप उसके लिए वेट कर सकते हो। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो चलिए आइए भगवान का नाम लेकर के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास टॉपिक है ना, ये मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही कम्प्लेक्स फिनोमिनास को, बहुत ही कम्प्लेक्स मोशंस को स्टडी करने के लिए या फिर सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये टॉपिक सेंटर ऑफ मास आता है। +1 के अंदर जाकर के हम इसको बहुत ही एलेबोरेट ढंग से पढ़ेंगे, बट IOQGS के अंदर जितना रिक्वायर्ड है वो आज की इस सेशन के अंदर मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में डाउट आता है, जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज सेंटर ऑफ मास। बच्चों, यहाँ पे एक मैं स्टेटमेंट दूंगा, वो स्टेटमेंट बड़ी ही वेग सी स्टेटमेंट है, एक समझाने वाली स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्चुअली सेंटर ऑफ मास की ऐसा कोई भी डेफिनेशन नहीं होगी, इसको मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है, बस मैं इतना ही कहूंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि आप अभी 9th और 10th या फिर 8th क्लास के अंदर हो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सेंटर ऑफ मास बताओ क्या होता है, तो आप बोल दोगे एक स्पेशल पॉइंट होता है, एक ऐसा स्पेशल पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा मास सिस्टम का हम सपोज करते हैं, क्या हम करते हैं, सपोज करते हैं कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, दिस इज अ स्पेशल पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एंड इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। बच्चों, मैं अगेन कह देता हूं, ये बड़ी ही एक वेग सी स्टेटमेंट है, बड़ी ही एक आधी अधूरी स्टेटमेंट है, तो हम पूरा स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे, बस समझने के लिए। ठीक है, अब कैसे मोशंस को सेंटर ऑफ मास से इजी सिंप्लीफाई किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपने इसको थ्रो कर दिया और ये पेन ऐसे घूमता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखिए ऐसे घूमता हुआ, देखिए ये घूम रहा है, साथ साथ में मूव भी कर रहा है, साथ साथ में घूम भी रहा है। अब बच्चों यार, इतने बड़े पेन के मोशन को, जो कि ऐसे हवा के अंदर भी जा रहा है और जो ऐसे साथ साथ में घूम भी रहा है, ऐसे मोशन को डील करने के लिए भैया हमें लग सकती हैं सदियां। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको डील नहीं किया जा सकता, पर यार ये बहुत ही कम्प्लेक्स मोशन हो जाएगा, हमारे सोच से परे हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या सपोज किया, जैसे आप ये रेड डॉट देख रहे हो, मैंने क्या किया, पूरा का पूरा मास जो है यहाँ पे इस रेड डॉट के ऊपर कंसंट्रेटेड है। और देखिए, जैसे एक पॉइंट मास ऐसे इस पाथ के ऊपर चल करके जाता है, इसको हम डील करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम करते हैं इसको डील। ठीक है, तो बस उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के, वो हम डायरेक्टली इस मोशन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो इतना सिंपल हो सकता है। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास की सबसे पहले हम बताते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं आज इस सेशन को एक डिफरेंट ढंग से प्रोसीड करूंगा। पहले मैं सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस बताऊंगा, फिर मैं सेंटर ऑफ मास को थ्योरेटिकली प्रोसीड करूंगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन कैसा बनाया था IIT ने। ठीक है, और ये IIT का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कितना प्यारा क्वेश्चन IIT फ्रेम कर सकता है। ये एक पेंडुलम है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है L है, और हमें पता है बच्चों कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2π√L/g। ठीक है, L/g, L कहां से कहां तक की लेंथ होती है बच्चों, L ये जो रिजिड सपोर्ट, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं रिजिड सपोर्ट, जहां पे ये जो पेंडुलम में बांधा होता है दैट इज कॉल्ड द रिजिड सपोर्ट। ठीक है, इस नीचे जो बॉल स्फीयर लटक रहा होता है उसको हम कहते हैं बॉब। ठीक, और ये जो L होती है ना बच्चों, इस बॉब के सेंटर से, ठीक है, बॉब के सेंटर से ये लेंथ होती है। ठीक, अब उसने क्या किया, इस बॉब को पानी से भर दिया। किससे भर दिया, पानी से।
और साथ में उसने नीचे यहां पे कर दिया सुराख, और यहां से पानी डिप कर रहा है, और साथ में उसने इसको ऑसिलेट करवा दिया, और उसने पूछा कि बताओ कि इस बॉब का, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड के ऊपर क्या चेंज आएगा, कुछ चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2π√L/g। एल क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट से सेंटर ऑफ मास तक की दूरी होती है, दैट इज एल। ठीक है, और हमने क्या किया, उस बॉब को, एक थोड़ा सा बड़ा बॉब लिया, उसके अंदर पानी भर दिया बिल्कुल टॉप तक, और नीचे एक हल्का सा सुराख कर दिया और बॉब को ऑसिलेट करवा दिया, और उसने बोला कि बताओ भैया इस बॉब का, इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यार हमें एक चीज पता है कि जैसे जैसे पानी जो है वो बाहर निकलता रहेगा, तो पानी का जो लेवल है बच्चों बॉब के अंदर, वो नीचे की तरफ जाता रहेगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब वेयर द होल मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, और सेंटर ऑफ मास की सबसे ज्यादा खास बात बच्चों ये होती है कि जिस तरफ ज्यादा मास होता है, उस तरफ सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेट हो जाता है, उस तरफ सेंटर ऑफ मास झुक जाता है। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास बिल्कुल स्फीयर के सेंटर पे था, क्योंकि पूरा का पूरा वो भरा हुआ है। अब जैसे जैसे पानी नीचे की तरफ जा रहा है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सेंटर से, जो सेंटर ऑफ मास है वो भी सेंटर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर वो भी सेंटर से नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, तो आप खुद सोच करके देखो, जो रिजिड सपोर्ट से एल लेंथ है वो भी क्या इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। अगर एल लेंथ इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, अभी मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताया क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, तो टाइम पीरियड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक समय तक बढ़ेगा, जैसे ही बॉब खाली होगा बच्चों, जैसे ही बॉब खाली होगा, फिर से सेंटर ऑफ मास जो है वापस अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, और टाइम पीरियड फिर से उतना ही बन जाएगा। तो कायदे से अगर कोई ऑप्शन वहां पे दी होती, तो वो कैसी दी होती कि पहले टाइम पीरियड करेगा इंक्रीज, बाद में टाइम पीरियड हो जाएगा वापस से सेम। अब यार इतना सब कुछ जो सेंटर ऑफ मास के बारे में मुझे पता, जो मैंने यहां पे बोला, तो आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि सर मुझे तो इतना कुछ पता नहीं, और आपको तो ये क्वेश्चन लास्ट में रखना चाहिए था जब मैं सब कुछ पढ़ा देता। पर बच्चों इसका एक इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी सेंटर ऑफ मास की, कि देखो सेंटर ऑफ मास के ऊपर कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करते हैं। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को डील करने के लिए बस आज का हमारा ये जो सेशन है वो रहेगा। तो अब आपको पता चल गया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कि सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करता है, सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और सेंटर ऑफ मास किन किन इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। सिंपल सी बात है, ये आज का हमारा जो मॉरल ऑफ द स्टोरी रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारे पास सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट कब आता है, जब हमारे पास एक से ज्यादा पार्टिकल सिचुएशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, एक से ज्यादा पार्टिकल मतलब अगर मैं कह दूं कि अभी लेट्स सपोज दिस इज वन पार्टिकल, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट मास है, अब इसने कितने ही पार्टिकल्स ऐसे दे रखे हैं, कितने ही, तो इन सभी को बच्चों हम क्या कह देते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इन सभी पार्टिकल्स को एक साथ डील करने के लिए, इन सभी को एक साथ डील करने के लिए हमने सेंटर ऑफ मास को यहां पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इन कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो दो पार्ट्स के अंदर क्लासिफाइड है। कौन कौन सा, वन इज डिस्क्रीट सिस्टम, आप देख सकते हो, अनदर वन इज कॉन्टिन्यूस सिस्टम। डिस्क्रीट मतलब डेफिनेशन तो ये कहती है कि एक पार्टिकल की लोकेशन दूसरे पार्टिकल की लोकेशन के ऊपर डिपेंड ना करे, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए यहां पे एक टॉफी पड़ी है, यहां पे एक टॉफी पड़ी है, यहां पे एक टॉफी पड़ी है, यहां पे एक टॉफी पड़ी है। अब इस टॉफी को मैं उठा करके यहां पे ले जाता हूं, तो बाकी पार्टिकल्स की, बाकी टॉफीज की लोकेशन पे कोई भी अंतर नहीं आएगा। ये सभी अपने इंडिविजुअल आइलैंड्स हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है। कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम बच्चों वो पार्टिकल सिस्टम होता है जहां पे एक पार्टिकल की लोकेशन दूसरे पार्टिकल की लोकेशन को गवर्न करती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज मेरे पास एक पेंसिल है, ठीक है, अब यार हमें पता है कि पेंसिल की टिप यहीं होगी, तो दूसरी तरफ जो होगा पेंसिल या फिर पेन का कैप होगा। तो एक लोकेशन यानी कि टिप हमेशा कैप की लोकेशन को डिसाइड करेगी कि कैप हमेशा ऑपोजिट एंड पे होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे सिस्टम को क्या कह देते हैं, कॉन्टिन्यूस सिस्टम। अगर ये डेफिनेशन समझ नहीं आती है तो एक बड़ी ही रफ सी डेफिनेशन है कि जिसको तो तुम गिन सको, देखो 1 2 3 4 5, उसको तो बोल दो डिस्क्रीट, अलग अलग।
कॉन्टिन्यूस, अब यार अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पेंसिल के अंदर, यहाँ पे इस मार्कर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, तुम बोलोगे अरे बहुत है सर, इसमें तो बहुत छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं। बहुत है मतलब मैं कह दूं इनफाइनाइट, जिनको तुम गिन नहीं सकते। बिल्कुल सही, तो वो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम। ठीक है, अब बच्चों हमारा टारगेट है कि कैसे डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम की। उम्मीद करूंगा तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बारे में आइडिया होगा ही। ठीक है, आपको पता है बच्चों हमारे पास होती हैं तीन एक्सिस। कितनी एक्सिस, तीन, एक्स वाई जेड। मान लीजिए यहां पे कुछ पार्टिकल्स हैं, इसको मैं कह देता हूं m1, मेरे पास एक पार्टिकल है m2, मेरे पास एक पार्टिकल है m3। ये 3D के अंदर पड़े हुए हैं। पार्टिकल 1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x1, y1, z1। पार्टिकल 2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। ठीक है, एंड पार्टिकल 3 के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, z3। चलिए मान लीजिए सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे लाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जब भी तुम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो तो सेंटर ऑफ मास का जो टोटल मास पता कितना बन जाता है, सेंटर ऑफ मास का जो टोटल मास बन जाएगा दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी कि सभी मासेस को ऐड कर दोगे वो सेंटर ऑफ मास का टोटल मास हो जाएगा। ये चीज जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पे एक्चुअल में मास कोई प्रेजेंट हो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसी जगह पे भी हो सकता है बच्चों जहां पे बॉडी का एक्चुअल मास हो भी ना, जहां पे पूरे सिस्टम का एक्चुअल मास हो भी ना, वहां पे भी सेंटर ऑफ मास मौजूद हो सकता है। चलिए मैं कह देता हूं कि मान लीजिए सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स सपोज दैट इज XCM, YCM एंड ZCM। नाउ हाउ टू फाइंड आउट। अब क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो XCM है, ये जो YCM है और ये जो ZCM है, इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस इज आवर टारगेट। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों XCM की, यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिंपल सी बात है, m1 मल्टीप्लाई बाय x1, पहला मास उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑफ सेकंड मास यानी कि m2 मल्टीप्लाई बाय इट्स कोऑर्डिनेट x, क्योंकि अब x फाइंड आउट कर रहे हो तो x से ही मल्टीप्लाई करना, y से मल्टीप्लाई मत कर देना, प्लस ऑफ m3 और उसका ही कोऑर्डिनेट दैट इज x3, प्लस ऐसे ऐसे करके जितने भी मासेस आपको दिए हो सबके ऐसे कोऑर्डिनेट्स ऐड करते जाएं, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। हो सकता है पहली दफा आपको ना समझ आए, चलिए YCM के अंदर समझ करके देखते हैं। YCM मतलब बच्चों सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फर्स्ट मास दैट इज m1 मल्टीप्लाई बाय उसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि फर्स्ट मास का y कोऑर्डिनेट क्या था, y1 था, सेकेंड मास दैट इज m2 मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड मास दैट इज y2, थर्ड मास दैट इज m3 मल्टीप्लाई बाय y कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड मास दैट इज y3। ऐसे ऐसे करके जितने भी ऐसे मासेस दिए होंगे, मास और उसका y कोऑर्डिनेट आप मल्टीप्लाई करते जाइए, सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास, पूरे के पूरे मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट इज z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, m1 यानी कि फर्स्ट पार्टिकल उसका z कोऑर्डिनेट, m2 सेकंड पार्टिकल उसका z कोऑर्डिनेट, m3 थर्ड पार्टिकल उसका z कोऑर्डिनेट, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ऐसे करके बच्चों आप कोई भी डिस्क्रीट अगर पार्टिकल सिस्टम है, कोई भी डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम जिसके अंदर आप पार्टिकल्स को काउंट कर सको, उनका आप सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। अब NSEGS के अंदर या फिर जिसको आप IOQGS कहते हो, उसके अंदर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम के ऊपर, उसके बारे में भी हम वार्तालाप करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम के बारे में। और हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पार्टिकल सिस्टम के अंदर बहुत ही स्पेसिफिक रहेंगे फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑब्जेक्ट्स ओनली। यूनिफॉर्म मतलब बच्चों जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेंसिटी है, ठीक है, जो डेंसिटी है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे थ्रू आउट। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वेरी ना करे, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। और यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा कहां पे लाया करता है, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां पे लाया करेगा, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कुछ पार्टिकल्स का, कुछ ऑब्जेक्ट्स का आप सेंटर ऑफ मास बस याद रख लेना। +1 के अंदर तो जाओगे यार, वहां पे तो हम भर के करेंगे इंटीग्रेशन और भर के सबको समझाएंगे, पर अभी के लिए हमें इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है,
तो रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे अगर ये यूनिफॉर्म है तो यानी कि L/2 पे, अगर इस रॉड की लेंथ L है तो ठीक है, अगर रॉड की लेंथ L है तो सेंटर ऑफ मास L/2 पे। अगर रिंग है हमारे पास एक रिंग, तो रिंग का ज्योमेट्रिक सेंटर उसका सेंटर होता है, तो रिंग के लिए भी सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसका सेंटर हो गया। अब देखिए रिंग के सेंटर पे कोई भी मास बच्चों नहीं होता है। नेक्स्ट इज डिस्क, ठीक है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है तो आपको पता है डिस्क का ज्योमेट्रिक सेंटर क्या होता है, उसका सेंटर होता है। तो डिस्क के लिए भी यहां पे भी जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वो क्या हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, उसका सेंटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेट, ठीक है, स्क्वायर प्लेट के अंदर बच्चों उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था, जहां पे उसके डायगोनल्स क्या करें, इंटरसेक्ट, ठीक है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते ही वो बन जाएगा सेंटर ऑफ मास। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, जब ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लेट, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जहां पे उसके सेंट्रोइड्स या फिर एंगल बाइसेक्टर्स क्या करें, बाइसेक्ट इंटरसेक्ट करें, दैट इज गोइंग टू द ज्योमेट्रिक सेंटर जिसको हम सेंट्रोइड कहते हैं, ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल प्लेट है तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप याद रख लीजिए, कभी कभार ये हेल्पफुल हो सकते हैं पर ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आप देखोगे कि NSEGS कितने इजी क्वेश्चंस पूछता है तो आप खुश हो जाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 2 kg आर लोकेटेड एट x=0 एंड x=3, फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, ठीक है। हमारे पास सिचुएशन क्या है, देखिए ये हमारे पास पार्टिकल सिस्टम है, इसको मैं कह देता हूं x=0, यहां पे पड़ा है बच्चों 1 kg मास, कितना है 1 kg है, जी हाँ 1 kg है। फिर x=3, देखिए ये है x=3, यहां पे पड़ा है 2 kg मास, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है कि भाई सेंटर ऑफ मास कहां पे। अब यार आप देख सकते हो यहां पे पूरा का पूरा सिस्टम जो है 1D के अंदर खेल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी m1x1 प्लस m2x2। अब क्योंकि दो ही मासेस है तो दो ही रखिए, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखूं बच्चों, तो यहां पे m1 में किसको कह रहा हूं, चलिए 1 kg को मैं m1 कह रहा हूं, m2 में किसको कह रहा हूं, 2 kg को मैं m2 कह रहा हूं, x1 में किसको कह रहा हूं, x1 इज 0 यानी कि पहले मास के x कोऑर्डिनेट, और x2 में किसको कह रहा हूं, सेकेंड मास का x कोऑर्डिनेट दैट इज 3। तो चलिए वैल्यू डाल देते हैं, तो XCOM अगर ये सेंटीमीटर के अंदर है नो इशू, m1 इज 1 इंटू 0 प्लस ऑफ m2 इज 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो हमारे पास कितना आ रहा है, देखिए बच्चों 6 डिवाइडेड बाय 3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 सेंटीमीटर। और आप देख रहे हो बच्चों कि 2 सेंटीमीटर जो है वो 2 kg के ज्यादा पास में होगा, तो यहां पे बच्चों इन दोनों पार्टिकल्स का क्या लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो 2 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी है 1 सेंटीमीटर और 1 kg से सेंटर ऑफ मास की दूरी है 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट के पास में रहेगा, सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट के पास में रहेगा। नहीं तो आप एक और चीज याद रख लीजिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बहुत ही कॉमन सी स्टेटमेंट है, आपको याद रह जाएगा कि सेंटर ऑफ मास वहां पे होगा भाई जिसका जोर चलेगा, जोर किसका चलेगा, जिसका मास ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए बच्चों, आप क्या कीजिए अपनी वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आप देखिए कि ये सी दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर NSEGS क्वेश्चन। चलिए बच्चों, उम्मीद करूंगा आपने मेरी कहा माना होगा, आपने मेरे कहे अनुसार आपने अपनी वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। तो चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। इसने क्या बोला है, 4 masses आर लोकेटेड एट शोन इन द फिगर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम एवरीवेयर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर द सिस्टम। बच्चों अब एक चीज आप ध्यान रख लीजिए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास ठीक है सेम होते हैं कब, देयर इज अ कंडीशन क्या है, जब g की वैल्यू क्या हो जाए कांस्टेंट, और g की वैल्यू कांस्टेंट कब होती है बच्चों, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के सरफेस पे g की वैल्यू जो है वो हमेशा से कांस्टेंट रहती है, जिसके कारण धरती के सरफेस के ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम रहते हैं। अब क्वेश्चन आता होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम अप्लाई करते हैं, एक ऐसा पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हम अप्लाई करते हैं,
और आपको पता है कि जनरली वो उसका ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है अगर वो यूनिफॉर्म बॉडी है तो। चलिए नाउ सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास ही कैलकुलेट करना है। उसने क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास 4 पार्टिकल्स हैं, x इक्वल टू 0 से शुरू होता है, ये x ये 1 kg है, कहाँ पे पड़ा है 1 मीटर पे, ये 2 kg कहाँ पे पड़ा है 2 मीटर पे, ये 3 kg कहाँ पे पड़ा है 3 मीटर पे, और ये 4 kg कहाँ पे पड़ा है 4 मीटर पे। अब सब कुछ x पे पड़ा है तो यार देखो XCOM इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4f4, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, तो चलिए वैल्यूज डालते हैं। 1 इंटू, देखिए m1 क्या है 1 है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस m2 क्या है 2 है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस m3 क्या है 3 है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस m4 क्या है 4 है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि टोटल मास। तो अब देखिए ऊपर बन गया 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 3 3 3 6 4 10। ठीक है, और ऊपर देखिए कितना बन जाएगा 1 प्लस 9 इज 10 प्लस 16 इज 26 प्लस 4 इज 30, तो 30 बाय 10 और यहां पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो XCM यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एट 3 सेंटीमीटर। तो कौन सी ऑप्शन है बच्चा पार्टी? ओके यहाँ पे मीटर के अंदर था तो सॉरी वहां पे क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। यस, सी इज द ऑप्शन। यहाँ पे मैं कह देता हूं क्योंकि मीटर के अंदर है तो मीटर रहेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कितने इजी क्वेश्चंस NSEGS पूछता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NSEGS ने एक और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसके ऊपर। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास। कब कब सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करता है सेंटर ऑफ मास के ऊपर? अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स, ठीक है, ऐसा पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगती हैं उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट जहां पे पूरा का पूरा मास हम अज्यूम करते हैं कि कंसंट्रेटेड है। और कब ये इक्वल होंगे? जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म ओवर द बॉडी और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट, एंड हेंस सी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो समय है वो लास्ट सेशन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे उनको सॉल्व करने का है। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने क्वेश्चंस क्या दिए थे। एक ट्रॉली है जो रन कर रही है P to Q, दिस इज P और दिस इज Q, ये P से Q जा रही है अलोंग द ट्रैक। आप देख सकते हो दिस इज द ट्रैक, डेफिनेटली दिस इज अ रफ ट्रैक। एट पॉइंट Q इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज 50 किलो जूल लेस देन पॉइंट P। Q पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 50 किलो जूल लेस है P से। अगर मैं कह देता हूं कि P पे पोटेंशियल एनर्जी U है तो Q पे क्या हो जाएगी U माइनस 50 किलो जूल, ठीक है, कम हो गई ना। एट पॉइंट P द ट्रॉली हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 किलो जूल। तो यहां पे P पे जो ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी है वो 5 किलो जूल है एंड द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 10 किलो जूल। तो ये थ्रू आउट जो वर्क डन है, ठीक है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, दैट इज 10 किलो जूल। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q? और Q पे हमने जाननी है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इतना सिंपल हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं बच्चों कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सी बात है सर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्सटर्नल फोर्स के अंदर हमारे पास आती है टेंशन, अप्लाइड फोर्स अगर आपको याद हो लास्ट सेशन आपने अटेंड किया हो, एंड फ्रिक्शन सॉरी एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल, ठीक है। टेंशन धागा कोई है नहीं, बाहर से किसी ने फोर्स लगाई नहीं, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। आप एक चीज रियलाइज कीजिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी, और अगर कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सरफेस है तो एंगल बच्चों हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहां पे जो वर्क डन बाय कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा, ठीक है। तो जाने कि एक चीज हमने स्टेब्लिश कर ली कि भैया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो आने वाला है 0, ठीक है। बची स्टेटमेंट क्या? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल यानी कि Q पे माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल यानी कि P पे
प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यानी कि Q पे माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल यानी कि P पे, क्योंकि P इनिशियल था, Q फाइनल है। अब उन्होंने एक बोला है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगर तुम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज 10 किलो जूल। तो बच्चों वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा वो इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि आपने इतना वर्क डन किया फ्रिक्शन के वर्क डन को ओवरकम करने के लिए। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस ऑफ 10 किलो जूल, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज Q माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दैट इज 5 किलो जूल प्लस ऑफ U फाइनल इज जितनी इनिशियल थी यूपी थी उससे 50 कम, उससे 50 किलो जूल कम माइनस ऑफ यूपी। तो देखिए यूपी यूपी यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी एट पी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 10 किलो जूल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट क्यू एंड माइनस ऑफ 55 किलो जूल। तो जब आप इसको दूसरी साइड पे ले जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी एट क्यू इज टर्निंग आउट टू बी 45 किलो जूल। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट या फिर कौन सा आंसर हमारे पास आएगा। यस, बी इज गोइंग टू बी द आंसर। तो बच्चों आप देख सकते हो, आई थिंक ये अभी तक का आपको एक क्वालिटी क्वेश्चन या फिर डिसेंट इनफ क्वेश्चन आपको एनएसईजीएस के ऊपर दिखने के लिए मिल रहा होगा। बाकी क्वेश्चंस फिजिक्स की ओर से बहुत ईजी होते हैं, मतलब बच्चों बहुत, मतलब बहुत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, हमने उसको रिलीज कर दिया रिम के ऊपर से। रिम एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसका रेडियस r है। यस, फ्रिक्शन वहां पे प्रेजेंट है एंड द ब्लॉक फाइनली स्टॉप्स एट द बॉटम। देखिए यहां पे आकर के रुक गया। व्हाट आर द अमाउंट्स ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स एंड नॉन नॉर्मल फोर्सेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। बच्चों अगर आपको याद हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है, क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स है वो सिर्फ डिपेंड करती है इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में, एंड फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, बस इसके ऊपर डिपेंड करती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। देखिए ये इनिशियल सिचुएशन, ये इनिशियल, फाइनली जब वो आकर के बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रख गया, ये फाइनल। mg हमेशा लग रही है नीचे, देखिए mg हमेशा लगेगी नीचे। बच्चों ध्यान देना है आपने कि आपने जब भी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी है फोर्स की डायरेक्शन में। अब यार इनिशियल और फाइनल के बीच में फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बता दो कितनी है, सोच करके बता दो, मन में आवाज लगा दो, मेरे तक पहुंच जाएगा आंसर। तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, r। mg नीचे लग रहा है, r नीचे की तरफ है, एंगल 0 है, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो भैया जो वेट का या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है दैट इज mgr। अब यार बच्चों कांटेक्ट फोर्स हमेशा नॉर्मल रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी, क्योंकि नॉर्मल फोर्स पूछा है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अलोंग द सरफेस रहेगी। एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा और cos 90 0 होता है। तो वर्क डन बाय द कांटेक्ट फोर्स इज गोइंग टू बी 0। तो कौन सी ऐसी ऑप्शन जिसके अंदर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज mgr एंड वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0। तो आपके सामने है बच्चों, आंसर इज गोइंग टू बी बी। तो आप देख रहे हो बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर वो फोकस करता है और क्वेश्चन वो फ्रेम कर देता है। तो अब इन सभी सेशंस को भी अगर आप डेडिकेटेडली ढंग से देख लोगे तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि बच्चों आपका एनएसईजीएस या फिर IOQGS जो कि आज की नई टर्मिनोलॉजी है वो बहुत इजीली क्लियर हो सकता है और तुम कर सकते हो यार। अगर तुम्हें कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो उसको ये वीडियोस दिखा करके ये क्वेश्चंस का प्रमाण दिखा देना, प्रूफ दिखा देना कि नहीं भैया देख लीजिए इतने ईजी क्वेश्चन और हमें समझ में आते हैं। तो बच्चों आज के सेशन के अंदर मैं इतना ही रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप इन सबको एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों अगर आपको लग रहा है कि यार ये सेशंस यूजफुल हैं और किसी आपके फ्रेंड के भी काम में आ सकते हैं तो प्लीज़ उनको भी रेफर कीजिए। और जाते जाते बच्चों लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि वो मेरी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आपसे मैं अलविदा लेता हूँ। सत श्री अकाल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।